हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सेकेंड लेक्चर लेकर के आया हूँ। तो आज हम लोग उस लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल ले रहे हैं, वो आर्टिकल ले रहे हैं परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट टेकन सम एट ए टाइम। परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट टेकन सम एट ए टाइम। परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स taken some at a time, taken some at a time। ठीक है, अभी तक जैसे हमारे पास 10 चीजें थी, उनमें से सारी उठा ली थी अपन ने, उनको अरेंज कर दिया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ कुछ उठाते हैं। तो देखिए इसको कैसे समझा जाता है। ये हैवी आर्टिकल है। पहली चीज तो ध्यान रखना, इस आर्टिकल के अंदर बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स आते हैं और बहुत ज़्यादा केसेस बनते हैं। ध्यान रखना है, कुछ केस भी मिस हो जाएगा तो आपके पास क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, आंसर की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। क्या होता है इसे आज ये कंसीडर, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 लेटर्स, 5 लेटर वर्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड, the letters of the word, ठीक है। इंडिपेंडेंस स्पेलिंग चाहो तो आप कैपिटल में लिखना, कंफर्टेबल रहोगे। इंडिपेंडेंस, ठीक है। 12 लेटर वर्ड है, 5 लेटर वर्ड बनाना है अपने को इंडिपेंडेंस से। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर, सोचिए जैसे अपने पास मान लीजिए मैं INDPE उठा लूं और लेटर्स बना दूं, या फिर मैं NDP उठा लूं और EN उठा लूं से लेटर बना दूं, या फिर मैं 2 E उठा लूं, 2 N उठा लूं, 1 C उठा लूं से लेटर्स बना दूं। तो ये सारी पॉसिबिलिटी के लिए हम इसको कैसे समझते हैं, आइए वो देखते हैं। ठीक है, इसमें हमें कैटेगरी करानी पड़ती है और वर्ड्स को फ्रेम करना पड़ता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आई लिखा, ठीक है, आई का बैग हो गया, एक एन का बैग टांगा, जो लेटर थे, एक डी का था, एक ई का था, फिर एक पी का था और फिर एक सी का था। होपफुली मैंने सारे टांग दिए होंगे। चलिए, तो आई का एक लेटर था, एन के अपने पास 3 लेटर हैं, डी के अपने पास 2 लेटर हैं, ई के अपने पास 4 लेटर हैं, पी के अपने पास 1 लेटर है, सी के अपने पास 1 है। 4 3 7 2 9 10 11 12। ठीक है, तो ये अपन ने बैग टांग दिए इन लेटर्स के। अब अपन क्वेश्चन को कैसे करा जाता है ये वो समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर होता है कि कितने केसेस बनते हैं, उनको हम सीरियल नंबर वाइज, यहाँ पे कैटेगरी या केस फॉर्मेशन कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ हम उसका सिलेक्शन करते हैं पहले और फिर यहाँ पे हम उसका अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, टोटल कैलकुलेशन करते वक्त पहला केस लिया अपन ने। भाई सोचिए अपन को 5 लेटर वर्ड बनाने थे। कितने लेटर वर्ड बनाने? 5 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो हम 5 लेटर में मैक्सिमम अलाइक कितने उठा सकते थे? 4 अलाइक। तो अपन ने पहली कैटेगरी उठाई कि 4 अलाइक उठा लिया और एक डिफरेंट उठा लिया। ठीक है, दूसरा केस बनाया कि 3 अलाइक उठा लिए और 2 अनदर अलाइक उठा लिए। ठीक है, 3 मान लो मैंने यहाँ से निकाल लिए और 2 यहाँ से निकाल लिए, तो भी 5 आ जाएगा। तीसरा केस मैंने बनाया कि 3 अलाइक उठा लिए और दोनों डिफरेंट उठा लिए। ठीक है, चौथा केस मैंने बना लिया कि 2 अलाइक उठा लिए, 2 अनदर अलाइक उठा लिए और एक डिफरेंट उठा लिया। ठीक है, पांचवा केस मैंने क्या बना लिया कि 2 अलाइक उठा लिए और 3 डिफरेंट उठा लिए। इसी से ऑर्डर को ऑब्जर्व किया जाता है कि मैक्सिमम अलाइक से स्टार्ट किया जाता है और फिर मिनिमम अलाइक की तरफ मूव किया जाता है। ठीक है, छठा केस आ गया कि अपने पास 5 डिफरेंट हो जाए। क्या 5 डिफरेंट की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, 5 डिफरेंट लेटर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने केस बना दिए। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैक्सिमम 4 अलाइक उठ सकते थे, तो मैंने 4 अलाइक 1 डिफरेंट लिए, फिर 3 अलाइक 2 अनदर अलाइक लिए, फिर 3 अलाइक 2 डिफरेंट लिए, फिर 2 अलाइक 2 अनदर अलाइक प्लस 1 डिफरेंट लिए, फिर 2 अलाइक 3 डिफरेंट लिया है और फिर 5 डिफरेंट लिया है। ठीक, अब क्वेश्चन 2 टाइप से आते हैं, सिलेक्शंस की बात भी वो कर सकते हो, अरेंजमेंट की। भाई फिलहाल तो मैंने आपसे ये पूछा है अरेंजमेंट बताओ, बट सिर्फ सिलेक्शन से भी काम होता है। कई बार सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, इसकी वैल्यू निकलवाई जाती है। ठीक है, दोनों केसेस को अच्छे से समझना। 4 अलाइक देने वाला एक बैग था, उस बैग को उतारा 1C1 से, फिर एक डिफरेंट चाहिए तो 1 2 3 4 5 बैग ऐसे टंगे थे जिससे तो हर बैग, कोई भी बैग उतारोगे उससे एक डिफरेंट तो आप
डेफिनेटली निकाल ही सकते हो। तो 5C1 हो गया, ठीक है। टोटल तरीके 5 हो गए, इन 5 को अरेंज करना है। तो 4 अलाइक 1 डिफरेंट है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। जो भी वैल्यू आ जाए, वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, ध्यान रखना। 3 अलाइक 2 अनदर अलाइक, इसको ध्यान से देखना। 3 अलाइक 2 अनदर अलाइक, 3 अलाइक देने वाला 2 बैग थे, उनमें से कोई एक बैग उतार लो 2C1 से। फिर 2 अलाइक देने वाले 2 बैग बचेंगे, उनमें से कोई बैग उतार लो 2C1 से। टोटल तरीके 4 आ जाएंगे, इनको अरेंज करने तरीके हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 3 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट, 3 अलाइक देने वाले 2 बैग थे, 3C1 से कोई 2C1 से कोई एक बैग उतार लो। फिर हमको चाहिए 2 डिफरेंट, अब 2 बैग में से कोई एक बैग उतर चुका, तो 1 2 3 4 5 बैग बचे हैं, उन 5 बैग में से कोई भी बैग उठा लो 5C2, तो 10 टू द 20 आ जाएगा। तो ये 20 इंटू इनको अरेंज करना है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 अलाइक 2 अनदर अलाइक, इसको ध्यान से देखना। 2 अलाइक 2 अनदर अलाइक का मतलब होता है कि हमें 2 अलाइक के 2 बैग चाहिए। अब 3 बैग ऐसे हैं जो 2 अलाइक दे सकते हैं, उनमें से दोनों कोई भी 2 बैग उतार लो 3C2 से। 3C2 से 2 बैग उतार लिए, अब बने 1 डिफरेंट, तो अपने ने मान लो ये बैग और ये बैग होता है, तो 4 बैग अभी बचे, उनमें से कोई एक बैग उतार लो 4C1, तो 3 4 दा 12 आ जाएगा। तो इसको अरेंज करना है, तो 12 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अलाइक ऑब्जेक्ट है, पावर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुपिंग में पावर चढ़ाते हैं, अलाइक में पावर नहीं चढ़ाते, ध्यान रखना। 2 अलाइक देने वाला फिर से 3 बैग, उनमें से कोई एक बैग उतार लिया 3C1 से। 3 डिफरेंट, अब एक बैग उतर चुका, तो 1 2 3 4 5 बैग बचे, उनमें से कोई 3 बैग उतार लो 5C3। 5C3 भी 10 आएगा, 5C2 भी 10 था, 5C3 भी 10 होगा, 10 टू 3 30 आ जाएगा। तो बन जाएगा 30 इंटू, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लेना बाद में, मैं जगह नहीं है इसलिए लिख नहीं पाऊंगा। तो 5 फैक्टोरियल आएगा, और नीचे आएगा अपने पास 2 अलाइक प्लस 3 डिफरेंट, मतलब 2 फैक्टोरियल। अलाइक से डिवाइड किया जाता है। 5 डिफरेंट, तो 2 2 4 5 6 बैग है, उनमें से कोई भी 5 बैग उतार लो 65 6 तरीके, उनको अरेंज कर दो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इन सबको जोड़ देना, जो ये टोटल आएगा ये टोटल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और इन सबको जोड़ देना, ये जो टोटल आएगा ये टोटल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कैटेगरी, सीरियल नंबर, कैटेगरी, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, इस तरीके से ये क्वेश्चन का रूप होता है, जिसमें एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है, ये वैल्यू निकालो, और एक बार ये बहुत रेयरेस्ट पूछी जाएगी तो मैक्सिमम या तो ये कि केसेस कितने बनते हैं। दिस इज इटसेल्फ अ क्वेश्चन, कि केसेस आप कितने बना पा रहे हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, कि कितने केसेस आप बना पाएंगे, वो अपने आप में एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। कि केस बनाना IIT ने पूछा हुआ है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। इसी फैमिली को बिलोंग करते एक और क्वेश्चन होता है डाइस वाला, जिसमें हम लोग अभी जैसे अपन ने अल्फाबेट्स को यूज किया, अब हम लोग डिजिट्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डिजिट्स का। क्या होता है आइए वो भी मैं आपको बता देता हूं। फाइंड नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, फाइंड नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स इफ sum of digits equals to 59 and using digits 5 6 7 8 and 9, ठीक है। इन 5 डिजिट का यूज करना है और हमको 60 डिजिट का नंबर बनाना है, और इस तरीके से बनाना है कि उनका सम 59 आए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 चेयर पे बैठे हुए लोगों का सम टोटल 59 चाहिए, और जो लोग बैठ सकते हैं वो खाली यही 5 लोग बैठ सकते हैं, या तो 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8 या तो 9। क्लियर? ये बात समझ में आनी चाहिए अच्छे से, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। तो इसमें भी वही सोल्यूशन होता है, इसमें भी कैटेगरी बनती है, पहले तो सीरियल नंबर आता है, ठीक है, पहला केस। फिर कैटेगरी को किस तरीके से बना रहे हैं वो देख लेना, और फिर उनको किस तरीके से अरेंज करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है सीरियल, 7 नंबर बनाए, तो सबसे पहले मैं 9 9 9 9 9 9 पना 45 9 54, करेक्ट है। 6 7 चेयर पे 54 है, 59 चाहिए, तो लास्ट चेयर पे 5 आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर यूज करा करो जो सबसे बड़ा हो। तो मैक्सिमम बार यूज किया मैंने 9, तो 9 9 9 9 9 9 9 6 बार यूज कर लिए। 9 6 54, 54 मुझे लाना था 59, टोटल हमारा 59 तो शायद चेक कर लेना, गलत ना लिखा होगा, 59 है टोटल, 59 था। तो अपन ने एक बार जो लास्ट चेयर पे बैठा वो 5 बैठा, तो ये 7 चेयर पे बैठे हुए नंबर हो गए। अगर आपने पहला केस बना लिया ना, अब केस बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है, क्योंकि याद करना कि मैक्सिमम 9 तक जा सकते थे, मिनिमम 5 तक। दूसरा केस जो बनेगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो,
तो 9 9 9 9 9 यहाँ से मतलब इंटरचेंज मतलब एक यहाँ से निकालो यहाँ भेज दो, 8 6 आ गया। तीसरा केस आएगा, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, तो 9 9 9 9 8 8 और 7, ठीक है। फिर चौथा केस आएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, तो 9 9 9 8 8 8 और 8, ठीक है। अब इसमें कोई केस छूट रहा है नहीं छूटा वो आपको सोचना है, कैलकुलेशन के हिसाब से ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ पे अपन ने 8 6 किया था, वैसे हम यहाँ पे 7 7 भी कर सकते थे। सोचो भाई, 2 बार 7 भी तो आ सकता था, 8 6 14 होता, 7 7 14 होता, यानी ये वाला केस एक बार फिर से बना लो। तो उसको बना दो 9 9 9, इन दोनों को इंटरचेंज करो, ध्यान रखना 9 9 और 7 7, ठीक है। बाकी कोई नहीं, क्योंकि अगर आपने 9 मान लो यहाँ से एक निकाला और यहाँ भेजा तो बना 8 8 7, जो कि ऑलरेडी ऊपर बन चुका है। तो टोटल केसेस बनेंगे ये 5, ठीक है। तो अपने आप में एक क्वेश्चन तो ये बन गया, कितने केसेस बन सकते हैं, 5 केसेस। अब इनको अरेंज करना है, तो ये 7 चेयर पे 5 अलाइक बैठे हुए, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, करेक्ट है। इनको ऐड कर देना, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। एक बार कैलकुलेट कर लेना, आंसर 210 आता है शायद, 210, ठीक है। देख लेना ध्यान से। तो ये हम लोगों ने बात कर ली परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट टेकन समेटेड टाइम की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल अपन कवर कर रहे हैं सर्कुलर परमुटेशन। किसकी बात करने जा रहे हैं, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन का क्या मतलब होता है, जैसे लीनियर परमुटेशन की बात करें, एक लाइन में बैठे हैं तो हम बात कर रहे थे। यहाँ सर्कुलर परमुटेशन की बात करने का मतलब है कि सर्किल में अगर लोग बैठे हैं तो हम किसकी बात करते हैं। तो बेसिक फंडा होता है कि अगर n लोग सर्किल में बैठे हैं तो उनके नंबर ऑफ वेज होंगे n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होगा तो n फैक्टोरियल को बाई 2 से कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। बाकी सब कुछ सेम रहता है लीनियर परमुटेशन के हिसाब से। बेसिक थ्योरी में अगर आप जाना चाहते हो तो मैं इसको सिंपल सा फंडा एक तरीके से और बता सकता हूँ। जैसे मान लें ABCD बैठा हुआ था, इसको कैसे आता है, ये इसका प्रूफ देखना हो तो प्रूफ समझ लो। ये B था, मान लो ये A था, ये C था और ये D था। B पे अगर मैंने एक कट मारा और इससे गिरा दिया B को, तो B का आधा भी यहाँ बैठ गया और आधा भी यहाँ बैठ गया। रास्ते में बैठे हैं अपने पास A, ये B, C और D, करेक्ट है। अब देखो जितनी बार ये तीनों आपस में अरेंज होंगे, मान लो मैं तुमसे बोलूँ 4 लोग सर्किल बैठे, नंबर ऑफ वेज क्या होगा, तो आंसर बोलोगे 4-1 का फैक्टोरियल दैट इज 3। तो उसका प्रूफ क्या होता है वो ये समझ लो। जितने तरीके से तुम इसको अरेंज कराते जाओगे, ADC को B और B आपस में जुड़ता जाएगा, तो हर बार एक नया सर्कुलर परमुटेशन जनरेट करता जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं बेसिकली इन 3 को अरेंज कर दो। किसी एक चीज को अगर हमने सर्किल में फिक्स कर दिया तो बाकी रिमेनिंग को हम अरेंज करते हैं एज अ लीनियर, बिल्कुल लीनियर की तरह ट्रीट करेंगे। तो इन 3 को अगर मैं तुमसे बोलूँ अरेंज करो तो आंसर बोलोगे 3 फैक्टोरियल, जो कि बेसिकली क्या लिखा हुआ है 4-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे होता है कि एन थिंग्स को अपन ने लाइन में है और आर कॉन्जिक्यूटिव उठाने तो नंबर ऑफ वेज निकल के आते हैं n-r+1, याद है। ऐसे अगर एन थिंग्स हैं, एन थिंग्स इन अ सर्किल, एन थिंग्स इन अ सर्किल, तो सिलेक्शन ऑफ आर थिंग, सिलेक्शन ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव थिंग, कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो n ही होंगे। मतलब 10 लोग बैठे हैं और अगर मान लो 2-2 की कॉन्जिक्यूटिव उठाने तो कितने कॉन्जिक्यूटिव उठ के आएंगे, तो n ही उठ के आएंगे। 3-3 के कॉन्जिक्यूटिव उठाने कितने उठ के आएंगे, n ही उठ के आएंगे। 4-4 के कॉन्जिक्यूटिव उठाने कितने उठ करके आएंगे, n ही उठ करके आएंगे, ठीक है। एग्जैक्टली आर कॉन्जिक्यूटिव वाला पॉइंट था, ठीक है। हाँ, अब जैसे लाइन में n लोग बैठे होते हैं, ठीक है, उनमें से r लोगों को अगर हमें उठाना है तो सर नंबर ऑफ वेज होता है NCR। ऐसे अगर n लोग सर्किल में बैठे हुए हैं उसमें से हमें r लोगों को उठाना है तो उसकी भी नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, NCR, ठीक। फिर जैसे अपन ने स्टेशन प्रॉब्लम की थी तो उससे एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ था ना कि n में से अगर लाइन में बैठे हुए हैं और नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, तो आंसर आता है n-r+1 CR। इसी तरीके से अपन अगर लाइन में एक सर्किल में अगर n लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, n लोग सर्किल में बैठे हुए थे 4 5 6 7 8 9 n, ठीक है। इसमें से अगर r लोगों को उठाना है नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव तो उसका फॉर्मूला होता है NC1 इंटू n-1 प्लस r-1 CR-1 बाई r, n-r+1 आएगा ना, n-r+1, तो NC1 n-3
माइनस आर माइनस वन प्लस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, चेक कर लेंगे एक बार, मैं फॉर्मूला मैं भी चेक कर लेता हूँ। एन सी वन इंटू एन माइनस थ्री माइनस आर माइनस वन प्लस वन सी आर माइनस वन बाई आर, करेक्ट है, ये फॉर्मूला होता है। और सोचिए सर ये फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या होता है, तो भाई इसका सिंपल सा फंडा ये है कि मान लो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक 12 साइडेड पॉलीगन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये 12 लोग, दिस 12 पीपल आर सिटिंग इन अ सर्किल, ये 12 लोग एक सर्किल में बैठे हुए हैं। ठीक है, और हमें इसमें से मान लो 5 लोगों को उठाना है, नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव, सिलेक्शन ऑफ 5, selection of 5 no 2 are consecutive, selection of 5 no 2 are consecutive, no 2 are consecutive, ठीक है, तो अंडरलाइन करो, नो 2 आर कॉन्जिक्यूटिव, सिलेक्शन ऑफ 5, 5 लोगों को उठाना है, नो 2 आर कॉन्जिक्यूटिव, और 12 लोग सर्किल में बैठे हुए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लिया अपन ने कि 12 लोग एक सर्किल में बैठे हुए, उसमें से 5 लोगों को उठाना है, नो 2 आर कॉन्जिक्यूटिव। तो कैसे करते हैं इसको, किस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जाता है, आइए वो देखते हैं। तो भाई 12 लोगों में से 5 लोगों को उठाना, नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव, तो 12 में से किसी एक को उठा लो 12C1 से, तो 12 में से किसी एक को उठा लिया 12C1 से, लेट अस से मैंने 1 को उठा लिया। अब कॉन्जिक्यूटिव उठाने तो मतलब 2 और 3 को, तो 1 को उठा लिया मैंने, 1 को उठा लिया, तो अब मैं 2 को नहीं उठा सकता हूँ, 12 को नहीं उठा सकता हूँ। ठीक, अभी जैसे मैंने आपको बताया टाइम काटने वाला, तो वैसे मैंने यहाँ पे कट मार दिया। जब कट मार दिया तो ये रहा आपका 12 वाला हिस्सा, और ये रहा आपका 2 हिस्सा जो कि नहीं उठेंगे। तब अपने को 11 से लेकर के 11 10 9 8 7 6 5 4 3, ठीक है, ये जो सफ़ेद कलर से मैंने लिखे हैं इनमें से कोई भी 4 उठा लो, नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव, स्टेशन प्रॉब्लम। तो टोटल थे 12, ठीक है, तो 12 में से 3 तो चले गए, कौन कौन चला गया, एक तो 1 और एक 12 और 2, क्यों, क्योंकि मैंने जो उठाया था उसके अड़ोसी पड़ोसी तो उठ नहीं सकते हैं। मुझे उठाने कितने थे, 5, एक ऑलरेडी उठ चुका था, करेक्ट है, मैं 4 और उठा सकता था। अब जो 4 उठा सकता था, लेट अस से मैंने 3 को उठाया, 6 को उठाया, 8 को उठाया और 10 को उठाया। देख पाए इस तरीके से कुछ ऐसी फिगर बन गई, ये पेंटागन बन गया आपका। ठीक है, तो इन रिमेनिंग में से, तो रिमेनिंग कितने, 12 माइनस 3 मतलब 9, इन 9 में से 4 उठाओ, 9 स्टेशन में से 4 स्टेशन उठाओ, नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव। तो फॉर्मूला लगाएंगे 9 माइनस 4 मतलब 5 माइनस 1 प्लस 1 सी 5 माइनस 1, 4 लिखा हुआ है 5 माइनस 1 को। ठीक है, अब आप सोचो सर आप डिवाइड क्यों कर रहे हो, उसको समझना। जो ये ऑरेंज कलर से आपने फिगर बनाया है, ये फिगर बन करके आया है कब, जब मैंने 12C1 से 1 को उठाया और इस क्रांतिकारी आत्मा से 3 6 8 और 9 को उठाया। क्लियर है, मान लो मैं 12C1 से 3 को उठा लेता और इस क्रांतिकारी आत्मा की वजह से मेरा 6 8 10 और 1 दोबारा से उठ जाता, तो देख वापस से मुझे यही पेंट हाउस मिल गया। पेंट हाउस ना बोल कर पेंटागन बोलो, तो यही पेंटागन वापस से आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 12C1 से 6 उठाता तो इस पापी की वजह से मैं रिमेनिंग उठा सकता था 4, यही पेंटागन 5 बार रिपीट कर गया, इसलिए अपॉन 5 कर दिया मैंने। यहीं से ऊपर वाला फॉर्मूला डिराइव हो गया। नोट करो फटाफट और देखो फॉर्मूला किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। सर्कुलर परम्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है तो होना चाहिए। बाकी तो पहले अपन बेसिक थ्योरी कवर करें, फिर जेई मेंस की क्वेश्चन लेंगे, उनसे सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन प्रोसीड किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज letters of word terrorism can be arranged
कैन बी अरेंज इन अ सर्कुलर, इन अ सर्किल लिख दो शॉर्ट में, इन अ सर्किल। टेररिज्म को अरेंज करना इन अ सर्किल, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 - 1 फैक्टोरियल तो तब होता जब दुनिया में कोई भी अलाइकेटर ना होता। कितने अलाइक हैं? 3 आर हैं, तो अपॉन 3 फैक्टोरियल। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच टेररिज्म कैन बी अरेंज इन अ सर्किल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ले रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इसी को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर हो रहा होता है कि जैसे लाइक आपसे पूछा जाता है अगर कि कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे 10 डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं और मुझे बॉल किसी रूम के अंदर 10 डिफरेंट कलर की बॉल है, मैं बोलूँ आपके जाओ और एक बॉल लेकर के हो, तो आप बोलोगे 10C1, 2 लेकर के हो 10C2, 3 लेकर के हो 10C3, 10 के 10 लेकर के हो 10C10 और ना लेकर के हो तो 10C0। तो ये जो 10C0 से लेकर के 10 तक की वर्ड नंबरिंग बोली है ये, इसका अगर हम सम लिख देते हैं बेटा, तो ये टोटल तरीके होंगे उस रूम से बॉल लाने या ना लाने के। ठीक है, तो अगर हमसे बोला जाता है, इसका पहला केस है फॉर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, फॉर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, फॉर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन शुड बी इक्वल्स टू TNC शुड बी इक्वल्स टू, इसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिख दो, या इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ n डिफरेंट थिंग, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो उस रूम से कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन करना ही करना है। उसका तरीका होगा या तो NC1, या तो NC2, या तो फिर NCN। एक बॉल लाओ, 2 लाओ या फिर n लाओ। इसका फॉर्मूला हो गया 2 की पावर n - 1। ये 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉल ना लाने को। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा NC0 और उधर उठा के रख देंगे, तो NC0 से लेकर के NCN तक का सम कितना बन जाएगा? 2 की पावर n के बराबर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास n अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n, यहाँ पे डिफरेंट था अलाइक ऑब्जेक्ट्स दैट विल बी इक्वल्स टू। ठीक है, अब अगर अपने पास अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 10 बॉलें हैं और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 10 बॉलों से जाओ और एक बॉल लेकर के और उनसे 2 बॉल लेकर के, और 10 अलाइक बॉलें रखी हुई, रेड कलर की बॉल है, मैं बोलूँगा जा चिंटू एक रेड बॉल लेकर के, तो चिंटू जाएगा, एक रेड बॉल उठा लाएगा, एक ही तरीका। ठीक, फिर मैं बोलूँगा चिंटू जा 2 रेड बॉल उठा ला, उसको लगेगा क्या पागलबंदी की बातें मुझसे कर रहे हैं, सब बॉलें जैसी ला दे, 2 बॉलें लिए चला आया। पिछले और इस आर्टिकल में अंतर कि पिछले बार डिफरेंट था, तो उसके बाद सेलेक्ट करने के लिए चॉइसेस थी, यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए चॉइसेस नहीं बचेंगी, क्यों? क्योंकि सारी बॉलें एक जैसी हैं, यानी कि वो एक बॉल उठाता, 2 बॉल उठाता, या फिर सारी की सारी n बॉल उठाते, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आते n। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास टोटल m डिफरेंट प्लस n अलाइक प्लस p अलाइक थिंग्स थी। ठीक है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो गया? TNC, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन शुड बी इक्वल्स टू। तो अगर m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके उठाने या ना उठाना, करेक्ट है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, उठाने या ना उठाने के तरीके होंगे 2 की पावर m, करेक्ट है। n अलाइक है, उसके उठाने ना उठाने के तरीके होंगे n+1। p अलाइक है, उसके उठाने ना उठाने के तरीके होंगे p+1। लेकिन उठाना कंपलसरी, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, मतलब सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो फॉर्मूला जनरेट हुआ 2 की पावर m इंटू n+1 इंटू p+1 -1। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा डाउट है तो आइए इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो जस्ट समझाने वाला कि मेरे पास मान लो 3 बैट थे, डिफरेंट बैट थे, ठीक है, डिफरेंट बैट थे, ठीक है, और 2 अलाइक बॉल्स थी। अब मैं बोलूँगा चिंटू जब बेटा रूम से कुछ लेकर के आ, तो चिंटू क्या करके आएगा? चिंटू के पास चॉइस थी, को एक बैट उठा लाता 3C1, सॉरी कोई बैट ना उठा के लाता 3C0, एक बैट उठा लाता 3C1, 2 बैट उठा लाता 3C2, 3 बैट उठा लाता 3C3। ये तो उसके पास चॉइसेस थी बैट उठाने की या ना उठाने की।
अब बॉलों की बात करूंगा तो 2 अलग बॉल्स हैं, तो 2C0 1C जो पहला 1 है मतलब कोई बॉल नहीं लाया, 0 बॉल लेकर के आया, 1 बॉल लेकर के आया और 2 बॉल लेकर के आया। क्योंकि बॉलें अलग थी तो सबके तरीके क्या होंगे 1 1 1 1 1। इसमें सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ये है, मान लो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो चिंटू रूम से क्या लाया है, चिंटू रूम से कोई भी बैट नहीं लाया, कोई बॉल नहीं है, खाली हाथ चला है। ठीक, अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो चिंटू कोई बैट नहीं लाया लेकिन 1 बॉल लाया। अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो चिंटू 3 बैट लाया, कोई बॉल नहीं लाया। यानी कि ये जो टोटल चीज लिखी हुई है ये है कि रूम से बॉल लाने या ना लाने की टोटल नंबर ऑफ वेज, लेकिन लाना कंपलसरी था तो चिंटू खाली हाथ बाहर नहीं आना चाहिए, तो एक केस माइनस कर दो। वो केस किसको रिप्रेजेंट करोगे, इसको और इसको रिप्रेजेंट करोगे। बेसिकली हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू 1 आई, उस 1 को माइनस कर दो, बाकी हर केस में कुछ ना कुछ चिंटू के पास जरूर आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम किसी रूम के अंदर से गए हैं तो वहां से खाली हाथ नहीं आना है, बस ये ध्यान रखना है कुछ ना कुछ लेकर के जरूर बाहर निकलना है। आइए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो प्रॉपर क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। out of 3 math book, 4 physics books and 5 chemistry books, how many different selections of books can be made so that each selection contains पहला पार्ट exactly 1 book of each subject, exactly 1 book of each subject. Second part, at least 1 book of each subject, at least 1 book of each subject, 1 book of each subject, at least 1 book of each subject. Next part, taking at least 1 book, taking at least 1 book. भाई देखिए एग्जैक्टली 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट चाहिए उसको, तो हमको क्या दिया गया, हमको एक कलेक्शन ऑफ बुक्स दे दिया गया, 3 मैथ 4 फिजिक्स एंड 5 केमिस्ट्री। तो टोटल चीज़ें दे दी गई हैं 5 3 8 4 12 किताबें हमें दे दी गई हैं, जिसमें 3 मैथ्स की है, 4 फिजिक्स की हैं, 5 केमिस्ट्री की। कॉमन सेंस कह रहा है, बहुत ही कॉमन सेंस की बुक्स हैं, लाइक तो मान ही नहीं सकते हैं, पर वो डिफरेंट डिपेंड करते हैं क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं कर रखी है। तो अगर स्पेसिफाइड नहीं कर रखी है तो हम इसको सबको डिफरेंट मानेंगे। ठीक है, तो ऑल बुक्स आर डिफरेंट बुक्स। अब उसने बोला एग्जैक्टली 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की एग्जैक्टली एक किताब आनी चाहिए हमारे पास, करेक्ट है। तो कम एटलीस्ट एग्जैक्टली एक ही किताब आनी है। तो 3 मैथ्स की किताब थी, उनमें से एक मैथ्स की किताब उठा लो 3C1, 4 फिजिक्स की किताब थी उसमें से एक फिजिक्स की किताब तो 4C1 इंटू 5 केमिस्ट्री की किताब, उसमें से एक केमिस्ट्री की किताब तो 5C1। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, 3C1 इंटू 4C1 इंटू 5C1। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 1 बुक चाहिए हमें। कौन सी चीज़ उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक बुक चाहिए थी, तो हमने एक बुक उठा लिया उस तरीके से। फिर उससे सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, कम से कम एक किताब हर सब्जेक्ट की चाहिए, मतलब कम से कम एक तो मैथ्स होनी चाहिए, कम से कम एक फिजिक्स होनी चाहिए, कम से कम एक केमिस्ट्री। ठीक है, तो 2 की पावर 3 is the total number of ways in which we select or reject the math book, -1 selection कंपल्सरी कम से कम एक का, इनटू इसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं एटलीस्ट टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को लोग बोलते हैं एटलीस्ट 1 सिलेक्शन, एटलीस्ट 1 सिलेक्शन। इसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं एटलीस्ट 1 सिलेक्शन, कम से कम एक सिलेक्शन तो जरूर होना चाहिए, जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें दे रखी थी, तो 2 की पावर n-1 वाला फॉर्मूला है, 2 की पावर 3-1, 2 की पावर 4-1, 2 की पावर 5-1। Hopefully you can easily understand what I want to explain you all. ऐसा मैं मान रहा हूँ कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि 2 की पावर 3-1, 2 की पावर 4-1 और 2 की पावर 5-1
is the number of ways in which you can select at least one math, at least one physics and at least one chemistry. Taking at least one book. कम से कम एक किताब दे दो, अगली केस से बोला, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की, चाहे वो मैथ्स की, मेरी बला से। तो अपन क्या करेंगे, 2 की पावर टोटल तरीके होते हैं, 3 किताबें मैथ्स की थी, 4 फिजिक्स की थी, 5 केमिस्ट्री की थी, -1 क्योंकि कम से कम एक किताब लेना जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही होगी किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली 1 बुक तो एक उठा ली, एटलीस्ट 1 बुक मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट और एटलीस्ट 1 बुक, दोनों केस का अंतर देख लेना। यहाँ कम से कम एक मैथ्स, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री जरूर चाहिए, यहाँ पे कम से कम एक किताब चाहिए हमें। किसकी होगी उससे हमें मतलब नहीं है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, जेई का ही पुराना क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर नंबर 756 n is equals to 75600। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आ रहा है इसका। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो बन जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग करेंगे तो 5 की पावर तो 2 ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो 5 पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और 2 की पावर शायद 4 आता है, 3 की पावर 2 आता है, 2 की पावर 4 आता है, 3 की पावर 3 आता है, 5 की पावर 2 आता है, 7 की पावर 1 आता है। ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज के लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है टोटल नंबर ऑफ कितने इसके डिवाइजर्स होंगे, टोटल डिवाइजर्स। अब ये जो डिवाइजर का फंडा है वो समझ लेना बेटा कि मतलब हम किस तरीके से हम डिवाइजर्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसका एक डिवाइजर 7 भी होगा, 5 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 12 भी होगा, 35 भी होगा, 35 भी होगा। तो इस तरीके से सारे डिवाइजर्स होंगे। अब इनको हम कैसे लिखा जाता है वो समझना। फिर करेक्ट है, जब हम डिवाइडर का इसका रूप देंगे तो उसके अंदर 2 की पावर a होगा, 3 की पावर b होगा, 5 की पावर c होगा, 7 की पावर d होगा, a b c d। ठीक है, a 0 हो जाए, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, d 1 हो जाए, एक डिवाइडर आएगा। a 0 हो जाए, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, d 0 हो जाए, एक डिवाइडर आएगा, नंबर इटसेल्फ। a 2 हो जाए, b 1 हो जाए, 3 1 हो जाए। तो इसको इस तरीके से समझो कि एक रूम के अंदर 4 2 नंबर की बॉल पड़ी, 3 3 नंबर की बॉल पड़ी, 2 5 नंबर की बॉल पड़ी और एक 7 नंबर की बॉल पड़ी है। और अगर हम उस रूम से खाली हाथ बाहर नहीं आ रहे हैं तो हर बार एक डिवाइडर लेकर के आ रहे हैं। तो टोटल डिवाइडर का फॉर्मूला क्या बन गया, कितनी बॉल थी 4, तो 4 + 1 एल आई की इसलिए 3 + 1 करेक्ट है, 2 + 1 और 1 + 1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को फील करना। ये जो 4 इसको उल्टा लिखना, बल्कि थोड़ा सा कंफर्टेबल आप भी रहोगे, मेरे को समझाने में भी कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, टोटल डिवाइजर में 1 + 4, 1 + 3, 1 + 2 और 1 + 1। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो 1 लिखा हुआ है, ये 1 रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है कि हमने ना तो 2 उठाया, एक भी 2 नहीं लाऊंगा, उसका एक तरीका, एक 2 लाऊंगा एक तरीका, 2 2 लाऊंगा एक तरीका, 3 2 लाऊंगा एक तरीका, 4 2 लाऊंगा एक तरीका। तो वो 4 तरीके होगा और एक भी 2 नहीं लाया, वो ये 1 है। यानी ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी 2 को ना उठाने का। ऐसे ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी 3 को ना उठाने का। n + 1, n था नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन, +1 था मतलब खाली हाथ बाहर आना, तो खाली हाथ को 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, तो ये टोटल डिवाइडर आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी वैल्यू आ जाएगी, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू, 120 आती है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता है टोटल नंबर डिवाइडर के बाद टोटल इवन डिवाइडर, टोटल ऑड डिवाइडर, ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो टोटल मान लो इवन डिवाइडर्स की बात करता है, कितने इवन डिवाइडर्स होंगे वो बताइए भाई। अब अगर वो आपसे कह रहा है कि इवन डिवाइडर्स की बात करनी है, किसकी बात करनी है, इवन डिवाइडर्स की बात करनी है आपको, तो इवन डिवाइडर्स का मतलब होता है डिवाइडर डिविजिबल बाय 2, करेक्ट है। टोटल इवन डिवाइडर्स की बात करें तो इवन डिवाइडर्स का मतलब होता है डिवाइडर डिविजिबल बाय 2, मतलब कम से कम एक 2 होना मस्ट है, मतलब एक की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, ये 0 से स्टार्ट हो रही थी तो इसको छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। यानी कि 4 × 1 + 3 × 1 + 2 × 1 + 1, तो ये आ जाता है सर 96 आते हैं, कैलकुलेट कर लेना 96 आ जाएगा। अब अगर मान लो पूछता है आपसे थर्ड पार्ट ऑड डिवाइडर्स बताओ, ये समझ आ गया ना, कम से कम एक 2 होना मस्ट है। तो 2 की पावर 0 वाला जो केस था, ये वाला 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाला 1 रिप्रेजेंट कर रहा था 2 की पावर 0 को, तो इसको छोड़ दो तो बाकी हर बार 2 जरूर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हमसे बात करता है ऑड डिवाइडर बताओ, ऑड डिवाइडर्स कितने होंगे,
तो ऑड डिवाइजर्स की अगर हमसे बात करने के लिए बोलता तो हम ऑड डिवाइजर क्या करेंगे, ये नहीं कैलकुलेट करना चाहिए, टोटल डिवाइजर माइनस इवन डिवाइजर 120 माइनस 96, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट अगर हमसे बात करते हैं डिवाइजर डिविजिबल बाई 15, डिवाइजर डिविजिबल बाई 15, भाई 15 से डिविजिबल हो, 15 मतलब एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए, एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए, तो यहाँ से ये हटेगा और यहाँ से ये हटेगा, 1 + 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा और 1 + 1 रहेगा, जो भी आ जाए कैलकुलेट कर लेना। इस तरीके से अगर आपसे पूछता है डिवाइजर डिविजिबल बाई 21, 21 का मतलब वो 7 तो 3, यानी एक 3 चाहिए तो 3 की पावर 0 को हटा दो, और एक 7 चाहिए तो 1 की पावर 7 की पावर 0 को हटा दो, जो आ जाएगा वो इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइसेस की बात कर लेते हैं, किस तरीके से मैनिपुलेट होता है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आता है नेक्स्ट सम ऑफ डिवाइजर्स। सम ऑफ डिवाइजर्स का मतलब जितने आपने डिवाइजर्स लिखे उनका सम कर दो, सम ऑफ डिवाइजर्स। तो मान लो टोटल डिवाइजर्स जितने आएंगे उनका सम पूछ रहा है वो आपसे। देखिए अगर हम डिवाइजर का रूप देना चाहेंगे तो पहला रूप बनेगा 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, फिर बनेगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, फिर बनेगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 एंड सो ऑन, ऐसे करते जाएंगे खूब सारे, और सबसे आखिरी डिवाइजर आ जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। तो ये जितने डिवाइजर्स हैं इनका सम चाहिए हमें बेसिकली। अब बैठ करके मैं इसको लिखूंगा थोड़ी, बैठ करके इसको ऐड थोड़ी करूंगा, तो इसका तरीका क्या होता है वो समझिए। जितने डिवाइजर्स हैं ना, तो जो सम होता है वो कैसे लिखा जाता है, तो सम आता है जितने डिवाइजर्स उनको लिख दो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अब जरा देखो, जैसे जैसे आप ब्रैकेट को खोलते होगे जितने नंबर ये लिख करके आएंगे वो सारे नंबर एक ना एक डिवाइजर को जरूर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यहाँ से इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, पहला डिवाइजर, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, दूसरा डिवाइजर, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, लास्ट डिवाइजर। तो बस इसका सम लिखना है अपने को, तो जो सम आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस जीपी का सम दैट विल बिकम आउट टू बी 2 की पावर 5 - 1 अपॉन 2 - 1, नेक्स्ट आ जाएगा 3 की पावर 4 - 1 अपॉन 3 - 1, नेक्स्ट आ जाएगा 5 की पावर 3 - 1 अपॉन 5 - 1, नेक्स्ट आ जाएगा 7 की पावर 3, 7 की पावर 2 - 1 अपॉन 7 - 1। ओपन करना, डायरेक्ट ओपन कर लो, 8 लिखा है, ठीक है। जैसे चाहो वैसे मैनिपुलेट कर लो। इस तरीके से मान लो आता है सम ऑफ डिवाइजर ऑफ द फॉर्म सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ डिविजिबल बाई, लेट अस अज्यूम 14। अब 14 से जो डिवाइजर डिविजिबल डिवाइजर्स होंगे, मतलब वो डिवाइजर जो 14 से डिविजिबल होंगे, डिविजिबल बाई 14, उनका सम चाहिए हमें। तो देखो 14 का मतलब वो कम से कम एक 2 तो चाहिए, तो स्टार्टिंग होगी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, करेक्ट है। 14 मतलब 2 × 7 है, तो 3 में कोई रोल नहीं, तो 3 एज इट इज बैठेगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 एज इट इज बैठेगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। अब देखो जब तुमने यहाँ पे 2 की पावर 1, 7 की पावर 1 निकाल दिया बाहर, तो 14 तो आ ही गया। अब कुछ भी अंदर बन रहा हो वो हमेशा 14 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। इसका सम निकालना, तो इसका सम वापस से वही फॉर्मेट, 2 की पावर 5 - 1 अपॉन 4 टाइम 2 की पावर 4 - 1 अपॉन 2 - 1, 2 टाइम्स प्लस 3 की पावर 4 - 1 अपॉन 3 - 1, सॉरी इंटू में इंटू 5 की पावर 3 - 1 अपॉन 5 - 1 इंटू 7। तो इस तरीके से हम लोग टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस को हैंडल करते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट्स आते हैं, हमने पहले से कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स करा दिए, डिविजिबल बाई 14, सम ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, टोटल डिवाइजर, ऑड डिवाइजर, डिविजिबल बाई 15, डिविजिबल बाई 21। तो ध्यान रखना छोटा सा आर्टिकल है बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए आगे देखते हैं। आपने को जैसे नेक्स्ट आर्टिकल कवर स्टार्ट करना है, तो ये डिवाइजर वाली बात हम लोगों ने कर ली। अब अगर मान लें हम लोग को नेक्स्ट आर्टिकल रिवाइज करना है,
तो नेक्स्ट आर्टिकल रिवाइज करने से पहले हम एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से चीज़ें हमारी इंटरप्रिटेट हो रही है, ठीक है। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीज़न इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियोस ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। ठीक, अब जैसे हमारे पास चीज़ें होती है ना, हमारे पास 10 डिफरेंट बॉलें हैं, उनको 3 बच्चों को देना है। 10 डिफरेंट बॉलें हैं, उनको 3 बॉक्सेस में रखना है, अलाइक बॉक्सेस में रखना है। 10 अलाइक बॉलें हैं, उनको 3 डिफरेंट बच्चों को देना है, और 10 अलाइक बॉलें हैं, उनको 3 अलाइक बॉक्सेस में रखना है। तो ये जो तरीका होता है ना, इसका क्या होता है, इसका एक चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। चार्ट में क्या है, थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो चीज़ें बांटनी जानी है, थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या प्लेस्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, चीज़ें जो बांटी जानी है या चीज़ें जो रखी जानी है। प्लेस्ड भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पर्सन या प्लेसेस रिसीव द थिंग्स, पर्सन या प्लेसेस रिसीव द थिंग एंड मेथड। फिर क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व करना है ये हमें सोचना होता है। क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व करना है ये हमें सोचना होता है। तो देखिए इसके क्या तरीके होते हैं, आइए वो समझते हैं। अगर ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, पहला केस। अगर ये डिफरेंट है, ये अलाइक है, दूसरा केस। अगर ये अलाइक है, ये डिफरेंट है, तीसरा केस। और अगर ये अलाइक है और ये अलाइक है, चौथा केस। सिंपल सा फंडा होता है, बहुत ही सिंपल सा, ध्यान रखना काम का है। किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है वो भी देखते चलना, ठीक है। हाँ, तो अगर दोनों चीज़ें डिफरेंट है कि हमें 10 बॉल हैं, 3 बच्चों को देनी है, तो याद होगा हमने 5 किताबों को 3 बच्चों को बांटा था, रामश्याम घनश्याम को। तो उसके लिए उन्होंने ग्रुपिंग किया था, देन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट। ग्रुपिंग करा था चीज़ों को और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया था। नहीं, अगर दोनों चीज़ें डिफरेंट है तो आर्टिकल कौन सा स्ट्राइक करना चाहिए, ग्रुपिंग का करना चाहिए। अब अगर एक चीज़ डिफरेंट है, दूसरी अलाइक है, मतलब थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो चीज़ें बांटी जा रही है वो डिफरेंट है, और जो ले रहा है या रिसीव कर रहा है वो अगर अलाइक है, करेक्ट है। कि हमें डिफरेंट चीज़ तो सिर्फ ग्रुपिंग करनी होती है, ओनली ग्रुपिंग, ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन वन वे, डिस्ट्रीब्यूशन इन वन वे। अच्छा, वन वे का कॉमन सेंस लगाइए कि आपने 10 किताबें ली थी, उनको 3 पैकेट्स बना लिए, ग्रुपिंग कर ली। अब 3 पैकेट्स को 3 ब्लैक बॉक्सेस में जाके रखना है, 3 पैकेट्स को 3 ब्लैक बॉक्सेस में जाके रखना है। तो बॉक्सेस में रखने का तो एक ही तरीका, क्यों, क्योंकि तीनों ब्लैक बॉक्सेस है, तीनों अलाइक है, ठीक है। ऐसी को हम सिर्फ बोल सकते थे ग्रुपिंग कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन इन वन वे, या फिर ओनली ग्रुपिंग, एनीथिंग यू कैन मेंशन ओवर देयर, ओनली ग्रुपिंग। फिर आता है चीज़ें अगर अलाइक है और पर्सन्स एंड प्लेसेस टू बी रिसीव आर डिफरेंट है। जैसे कि अपने पास 5 बॉलें थी, उनको 3 बच्चों को देना था, रामश्याम घनश्याम को, और मेरे हाथ में 5 सफ़ेद बॉलें हैं। इस चीज़ को करने के लिए हम लोग अभी अगला आर्टिकल कवर करेंगे, वो होता है बेगर्स मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। इसको हम लोग बोलते हैं बेगर्स मेथड, ठीक है। क्या होता है अभी अपन डिस्कस कर देंगे समझते हुए। और अलाइक एंड अलाइक है, मतलब 4 बॉलें थी, 2 ब्लैक बॉक्सेस में रखनी है 4 सफ़ेद बॉलों को, तो ओनली केस फॉर्मेशन, सिर्फ केसेस बनते, जितने केस बनेंगे उतने वेज होंगे, ओनली केस फॉर्मेशन, केस फॉर्मेशन। जितने केसेस बनेंगे सिर्फ उतने ही, जितने केस बनेंगे सिर्फ उतनी ही क्या होंगे, केस फॉर्मेशन, जितने केस बनेंगे उतने ही तरीके होंगे इसको वर्कआउट करने के। तो देखिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही कॉमन सेंस है, कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग इस वाले आर्टिकल को कवर करें। तो ये डन हो चुका है, पहला, दूसरा डन हो चुका है, तीसरा डन करेंगे, अभी थोड़ी देर में चौथा डन करते हैं। सबसे पहले हम लोग चौथे वाले का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए इस वाले का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 4 white balls या 5 white balls, 5 white balls can placed
in 2 black boxes so that no box empty। रैंडम क्वेश्चन फ्रेम किए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। so that no box empty, कोई बॉक्स खाली नहीं है, कोई बॉक्स खाली नहीं है। अगर हमने 5 बॉलों को लिया और 2 बॉक्सेस में रखना है, तब तो क्या करना होता है, ऐसा समझ लो कि 2 बॉक्सेस थे, ठीक है, इसमें बॉलों को रखना है, कोई बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। तो जितने तरीके से हम कर सकते हैं वो सोच लेते। तो 5 के लिए अपन ने 1 और 4 का केस बनाया, या फिर 5 के लिए 2 और 3 का केस बनाया, या फिर 3 2 या 2 1। पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि एक एक तो रखने हैं, मेरे पास बचेंगे 3 को या तो 1 में दे दूँ या तो 2 और 1 दे दूँ, बस इसके अलावा कोई चॉइस नहीं। तो यानी कि या तो 1/4 तरीके से बॉलें प्लेस होंगी या फिर 2-3 तरीके से बॉलें प्लेस होंगी। तो टोटल तरीके कितने आएंगे, जितने तरीके से हमने 5 बॉल्स के केसेस बना दिए। तो आंसर शुड बी इक्वल टू 2 वे। मुझे लगता है मैं अपनी बात बताने के लिए बहुत ही आसानी से मैं आपको बात समझा पाया हूँ। क्यों ये चार्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमें क्लिक नहीं करता है कि अप्लाई क्या करना है। तो ये चार्ट आपको उस चीज़ में हेल्प करेगा कि क्लिक कैसे करना है, क्वेश्चन को कहाँ से उठाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग यूजुअली बेगेस मेथड के नाम से जानते हैं। चलिए भाई, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, जिसको यूजुअली हम लोग एक नाम और देते हैं और वो नाम होता है बेगेस मेथड। सिर्फ याद करने के पर्पज से करते हैं, ठीक है। सबको फॉर्मूला याद होगा। आई एम नॉट कंसर्न टू मच अबाउट द फॉर्मूला कि फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे इंटरप्रेटेड हुआ। आपको फील करना, फील कर लीजिए। तो इसका जो पहला केस होता है वो होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एनालाइक ऑब्जेक्ट्स, एनालाइक ऑब्जेक्ट्स between R beggars are different beggars so that each can receive none, one or more objects या कॉइन्स। नन वन और मोर, ऑल भी आता है नन वन और मोर में, नन वन और ऑल भी आता है यहाँ पे। या तो कुछ ना मिले, या तो एक मिले, या तो सारी मिल जाए, मोर, ठीक है। इज उसका फॉर्मूला होता है n - r + 1 c r - 1, n + r - 1 c r - 1, सॉरी, n + r - 1 c r - 1, n + r - 1 c r - 1, ठीक है। कैसे हो रहा है उसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। कि अपने पास मान लीजिए 5 कॉइन्स थी, ठीक है, और राम श्याम घनश्याम 3 बेगर्स थे, उनको हमें देना था, राम श्याम और घनश्याम को। तो जितने मैंने क्या किया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसके बीच में मैंने बिलियर्ड्स की रॉड डाली। अब जितने तरीके से ये रॉड इन बॉलों के बीच में जाएगी, हर बार राम श्याम घनश्याम को एक सेट मिलता जाएगा। मान लीजिए बॉल रॉड्स ऐसे आके रुकी, तो राम को 1 कॉइन मिल गया, श्याम को 2 मिल गया, घनश्याम को 2 मिल गया, ठीक है। मान लो ये यहाँ आकर के रुकी, करेक्ट है, इस पिक्चर में, तो राम को कुछ नहीं मिला, श्याम को 3 मिला और घनश्याम को 2 मिल गया। ऐसे मान लो ये उठ करके यहाँ से यहाँ आ गई, तो फिर राम को भी कुछ नहीं मिला, श्याम को 5 मिल गई, घनश्याम को कुछ नहीं मिला। तो जो ये रॉड्स का अरेंजमेंट हो रहा है, ये रॉड्स का अरेंजमेंट ही एक्चुअली में इन 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया कि 5 कॉइन्स हमारे पास ऑलरेडी थी और 2 फॉल्स कॉइन हमने और जनरेट कर दी। अब इन 7 चीज़ों को मुझे अरेंज करना था। तो 7 चीज़ों को अरेंज करने का 7 फैक्टोरियल तरीका, जिसमें 5 एक जैसी अपॉन 5 फैक्टोरियल, 2 एक जैसी है इंटू 2 फैक्टोरियल, अल्टीमेटली आ गया 7c2, करेक्ट है। 7c2 को हम लोग लिख सकते हैं तो 5 + 3 - 1 c3 - 1, करेक्ट है। याद करने का तरीका क्या होता है, 5 अलाइक कॉइन्स थी, 3 बेगर्स थे, राम श्याम घनश्याम, तो 3 - 1 c 3 - 1, एन अलाइक ऑब्जेक्ट थे, r बेगर्स थे, तो n + r - 1 c r - 1।
ये तरीका कब है? जब ईच कैन रिसीव नन, वन और मोर। अगर एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी था सबके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मेट जो आता है उसका बी कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग analytic objects among R beggars so that each can receive at least one object। भाई कम से कम एक मिले, ठीक है। तो होता क्या है अपने पास एनालाइक ऑब्जेक्ट्स है और आर बैगर्स है, हमें आर बैगर्स को एनालाइक ऑब्जेक्ट्स बांटने थे और सबके पास कम से कम एक हो, तो सबके कटोरों में एक एक डाल दिया। यानी कि एन थे टोटल, आर बैगर्स थे, एनालाइक थे, तो उसमें से आर को तो हर बैगर्स के में एक एक दे दिया। अब मेरे पास टोटल चीज़ें कितनी बची होंगी? लाइक एट माइनस आर। अब किसी को कुछ ना मिले तब भी सबके पास एक जा चुका है, एटलीस्ट वन की बात कर रहा था, सबके पास एक जा चुका है। तो अब एन माइनस आर एलाइक ऑब्जेक्ट को आर बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एन माइनस आर प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ये हमारा सेकंड केस का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता ही दिया था किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसको समझते हुए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग alike objects between Ram Shyam Ghanshyam so that each can receive none, one or more coins, none, one or more coins, so that each can receive none, one or more coins, ठीक है। तो इसको कैसे वर्कआउट करा जाता है? इसको वर्कआउट करने का तरीका बेसिक बिल्कुल कंसेप्ट है जो हम लोग यूज करते हैं, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है बेगर्स वाला, कि 10 अलाइक ऑब्जेक्ट थे, 3 को देना है, ठीक है। यानी कि राम श्याम घनश्याम को 10 चीजें बांट दो। कंडीशन है ईच कैन रिसीव नन, वन और मोर। तो सीधे फॉर्मूला लग गया बेगर्स का फर्स्ट वाला कि 10 चीजों को 3 भिखारियों को देना है, तो दैट विल बी कम आउट टू बी 10 + 3 - 1 C 3 - 1, ठीक है। सीधे स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन। अब होता है कि बेटा क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आते, क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। जो पेपर में क्वेश्चन आपको दिखता है, हम वर्कआउट करते हैं, उसमें इशू आ जाता है फिर कि हमसे इंटरप्रेट नहीं हो पाता है, तो कैसे उसको देखा जाता है वो देखिए। तो इसमें क्या है कि अपन वर्कआउट कर रहे हैं कि लाइक फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y + z = 10। तो ये क्वेश्चन सेम है। वो बोला नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन की बात करनी है, तो नॉन नेगेटिव कितने सोल्यूशन आएंगे वो बताने अपने को। तो अपन क्या कर रहे हैं ये वो समझते हैं। सेम सोल्यूशन आ जाएगा इसका। तो इसके पास 0 0 10 हो तो भी सोल्यूशन होगा, इसके पास 1 1 और 8 हो तो भी सोल्यूशन होगा, इसके पास 10 0 0 तो भी सोल्यूशन होगा। तो सिंपल सा बैगर्स मेथड लग गया। तो अगर मुझसे पूछेगा इसका आंसर बताओ तो मैं फटाफट बैगर्स लगा दूंगा। और कौन सा केस लगाऊंगा? नन, वन और मोर वाला। तो हमारा आंसर आएगा 10 + 3 - 1 C 3 - 1। इसी क्वेश्चन में अगर वो थोड़ा सा इंटरप्रेट करवाता है और आपसे थोड़ा सा बेटर करता है कि फाइंड नेचुरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेम x + y + z = 10। अब जो नेचुरल सोल्यूशन की बात कर रहा है तो बेसिकली वो इसकी बात कर रहा है, एटलीस्ट 1 की। नेचुरल मतलब 1 1 1 तो होना ही चाहिए। मतलब इसका सबसे मिनिमम पेयर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बनेगा? 1 1 और 8, 2 2 और मतलब 2 3 और 5, ऐसे खूब सारे पेयर बनेंगे। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि सबको एक एक दे दो। जब तुमने सबको एक एक दे दिया तो तुम्हारे पास जो इंटरप्रेट करता बच्चा नए 3 नंबर्स आ गए x y डैश z डैश = 7। या तो ये कर लो या फिर डायरेक्ट कर दो। अब अगर नेचुरल की बात कर रहा है वो मतलब कि एटलीस्ट की बात कर रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 10 - 3 + 3 - 1 C 3 - 1। या फिर मैं यहाँ से लिख देता, मैं यहाँ से बगैर से 7 + 3 - 1 C 3 - 1। देखो दोनों सेम लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरप्रेट करने का खाली फर्क है।
तो दोनों का सेम आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी फैमिली में बिलोंग करते हुए, आइए वो देखते हैं। इसी फैमिली को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिलोंग करता होता है नंबर ऑफ टर्म्स का। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 20। ठीक है, अब आपसे मैं सिंपल से एक फंडा पूछूं, अगर किसी भी आपने जैसे बाइनोमियल पढ़ा होगा उसमें आपको टर्म्स बताए गए होंगे, तो इस तरीके से अगर मैं इसमें बात करूं, आपसे पूछूं कि इसकी एक्सपेंशन में कोई जनरल टर्म बोलो, मान लो आर टर्म आप लिखोगे, कुछ कोफिशिएंट आएगा, a की पावर x आएगा, b की पावर y आएगा, या x1 लिख दो, x2 लिख दो, c की पावर x3 आएगा और d की पावर x4 आएगा। इन चारों का सम हमेशा 20 होगा, यानी कि बेसिकली यहाँ से अगर अपन इंटरप्रेट करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 दैट विल बी कम आउट टू बी बेटा 20। अब अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का सम 20 के बराबर आ रहा है और हमको इसको इंटरप्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, वही फंडा कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या इसकी एक्सपेंशन में a की पावर 20 का टर्म आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जिस समय a की पावर 20 होगा उस समय ये तीनों जीरो होंगे। इस तरीके से b की पावर 20 भी आएगा तो ये तीनों जीरो होंगे। ऐसे a की पावर 19 भी आएगा, b की पावर 1 भी आएगा, सारे टर्म्स आएंगे। तो यानी कि जितने तरीके से हम इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालते जाएंगे, हर बार एक टर्म जनरेट होता जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की वो बात करें तो टोटल टर्म्स शुड बी इक्वल्स टू नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दैट विल बी कम आउट टू बी 20 प्लस 4 माइनस 1c 4 माइनस 1, अप्लाई गेट द आंसर जो भी बैगर से आता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है इनइक्वालिटी पे बेस्ड। अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, आइए वो समझते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं बेटा कि जैसे लेटर दे अपने पास दिया हो कि फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, दो क्वेश्चन बनाते हो, दोनों को ध्यान से देख लेना। अब नॉन नेगेटिव की बात कर रहा है, इनइक्वालिटी की बात कर, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो समझेंगे। इसको सेटिस्फाई करने वाला 0 0 0 एक पेयर हो गई होगा, 0 0 0 0 0 0 1 भी होगा, 1 1 18 भी होगा, 0 0 20 भी होगा, 20 0 0 भी होगा, सारे पेयर्स होंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे अपन ने फॉल्स इंट्रोड्यूस करके इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया, पहली चीज। ठीक है, अब इस फॉल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि जितने ये ले चुके हैं उसके बाद जो बचेगा वो ले लेगा, इनका सम 20 बना देगा। जैसे मान लो इसने 0 0 0 ऑर्डर पेयर लिया तो करस्पॉन्डिंगली f20 हो गया, और मान लो इसने 20 0 0 लिया तो करस्पॉन्डिंग f0 हो गया। यानी कि बेसिकली हमको इन चार बैगर्स को ये 20 कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ईच कैन रिसीव नन वन और मोर। तो यहाँ पे बैगर्स का फॉर्मूला लग गया, दैट विल बी 20 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मेट में आ गया। इसी तरीके से अगर बात करता है वो कि फाइंड नेचुरल सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 15। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से रखना, नेचुरल सोल्यूशन की बात करा तो पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आप क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 14 करोगे, क्योंकि 15 से छोटा नेचुरल 14 ही होगा। फिर तीनों को 1 1 1 बांट दिया तो अपने पास नए 3 नंबर्स आ गए, x डैश वाई डैश जेड डैश विच इज लेस देन इक्वल टू 12। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो गया, सॉरी 12 नहीं 11 आएंगे, 3 बांटे ना अपन 11 आएंगे। ठीक है, तो इसमें वही लगा दिया अपन ने, फॉल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश प्लस f दैट विल बी इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से बैगर्स लग गया और ये दैट विल बी कम आउट टू बी 11 प्लस 4 माइनस 1c 4 माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड नंबर ऑफ ऑड नेचुरल सोल्यूशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 29। ठीक है, ऑड नेचुरल की बात कर रहा है तो सबको ऑड दे दिया, तो पहले वाले लिख दिया 2k1 प्लस a 1 प्लस 2k2 प्लस 1 प्लस 2k3 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 29। ठीक है, क्योंकि ऑड की बात कर रहा था, तो व्हाट दिस इंप्लाइज k1 प्लस k2 प्लस k3 शुड बी इक्वल टू 29 माइनस 3
दैट विल बी कम आउट टू बी 26/213। अब इसके अपन ने क्या निकाल दिए, इसके अपन ने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकाल दिए बेगस लगा के। तो 13 + 3 - 1c 3 - 1 व्हाटएवर द आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन आगे बढ़ते हैं, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। एक आईटी का ही पुराना क्वेश्चन है, मेंस में भी आया हुआ था, शायद लास्ट ईयर आया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बेटा, ध्यान रखना और कैलकुलेशन को तमीज से समझ लेना। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स, find number of points with integral coordinates that lies inside of a triangle formed by 0 0 21 0 एंड 0 21। इस ट्राइंगल के अंदर लाई करने वाले जितने भी इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है वो बताने विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अपन ने तीनों को प्लॉट कर दिया। ये आ गया 21,0, ये आ गया 0,0, ये आ गया 0,21। ठीक है, अब अगर मैं पॉइंट्स को मार्क कराऊँ इस तरीके से, तो देखो पहला पॉइंट ये आएगा 1,1, फिर ऐसे ये आएगा एंड सो ऑन। या तो काउंट करूँ या तो फिर हम इसको बैगर से सॉल्व कर लें। तो ये पॉइंट, 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 ये सारे पॉइंट्स हमें बताने कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो कैसे करा जाता है ये सीखते हैं। इस लाइन की इक्वेशन लिख दी अपन ने, वो आगे x + y = 21। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए इसके अंदर मतलब इसके नीचे, तो इसके नीचे मतलब x + y < 21 को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, पहली चीज। और साथ में पहला जो पेयर इनसाइड बैठेगा 1 1 बैठेगा, मतलब मुझे इस इनइक्वालिटी के नेचुरल सोल्यूशन चाहिए। इस इनइक्वालिटी की क्या चाहिए, नेचुरल सोल्यूशन चाहिए। तो देखिए क्या करा अपन ने, x + y, पहले इनइक्वालिटी को विद इक्वालिटी कन्वर्ट किया 20, एक एक बांट दिया, तो एक एक बांट दिया तो अपने पास नए नंबर्स आ गया x' + y' + false = 18। इसमें लगा दिया अपन ने बेगस, तो 18 + 3 - 1 18 + 3 - 1 c 3 - 1। तो योर आंसर शुड बी इक्वल टू 20c2। 20c2 करेक्ट है। तो छोटी सी चीज है बट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, काम आते हैं। इसी तरीके से अब इसमें एक लैंग्वेज क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी देख लेते हैं किस टाइप से लैंग्वेज क्वेश्चन आते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज in which 2 apples, 3 oranges and 4 mangoes are distributed between Ram, Shyam, Ghanshyam if each receive none one or more number of fruits. Fruits of same species are alike. Fruits of same species are alike. एक जैसे जो फ्रूट्स है ना सेम स्पीसीज के, वो एक जैसे होते हैं, मतलब दोनों एप्पल्स एक जैसे, तीनों ऑरेंजेस एक जैसे, चारों मैंगो एक जैसे। अपने को राम श्याम घनश्याम को बांटना था, ईच का नसीब नन हुआ, मतलब 2 एप्पल्स हैं अलाइक है, 3 भिखारी को बांटना है, तो 2 + 3 - 1 c 3 - 1। ऐसे 3 ऑरेंजेस है, 3 + 3 - 1 c 3 - 1। ऐसे 4 मैंगोस है, तो 4 + 3 - 1 c 3 - 1। तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिट कैन बी डन। कैलकुलेट कर लेना, सॉल्व करके आ जाएगा 900 के अराउंड। तो इस तरीके से बैगर्स में जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी, जो बेसिक क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने कवर करने की कोशिश करी जितना हो पाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, एंड होपफुली द सेकंड लास्ट आर्टिकल होगा ये।
हाँ, तब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल विच इज डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? अरेंज करके डी अरेंज करना। मतलब जो एक होता है अरेंज करना चीजों को और एक होता है डी अरेंज करना चीजों को। तो अपन यहाँ पे डी अरेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका बेसिक अगर थॉट प्रोसेस आपको समझना है तो मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। मेरे पास 2 लेटर्स थे, मान लो L1 L2 और 2 एनवेलप थे E1 E2। तो करेक्ट जाने के एक ही तरीका है और इनकरेक्ट जाने का भी एक ही तरीका है। करेक्ट है, इसमें चला जाए इसमें जाए, मतलब 2 रॉन्ग के नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? 1 आएंगे। ऐसे अगर मेरे पास 3 लेटर्स थे और 3 एनवेलप है, तो 3 लेटर्स को 3 एनवेलप में डालने के टोटल तरीके कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल, जिसका वैल्यू होती है 6। उसमें से कुछ ऐसे होंगे कि एक तो होगा कि तीनों सही चले गए हों, फिर हो सकता है एक सही चला जाए, हो सकता है 2 सही चले जाएं। करेक्ट है, तो इस सिचुएशन 2 सही जा नहीं सकते, ध्यान रखना। तो 3 लेटर को 3 एनवेलप में इनकरेक्ट डालने का तरीका होगा इनकरेक्ट। एक केस तो ये वाला होगा, सॉरी ये इसमें गया और ये इसमें गया, या फिर L1 L2 L3 और E1 E2 और E3। तो ये इसमें चला जाए, ये इसमें चला जाए और ये इसमें चला जाए। तो जो 3 रॉन्ग होते हैं उनके बेसिक तरीके होते हैं 2। ऐसे 4 रॉन्ग के होते हैं 9 और 5 रॉन्ग के होते हैं 44। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करेंगे, याद रखना काम आते हैं। 4 रॉन्ग के तो आंसर आएंगे 9 और 5 रॉन्ग के तो आंसर आएगा 44। ठीक है, छोटी सी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी चाहिए। इसका फॉर्मूला भी होता है, बुक्स वगैरह में मिला लिखा होता है, आप चाहो तो फॉर्मूला यूज़ करते हो। मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं करता, इससे मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, सीधे क्वेश्चन करते हैं एक सिंगल। In a paper, a column match question, column match problem. Column A contains 6 questions and column B their answers randomly written. ठीक है, their answers randomly written. Each question has 1 correct answer. स्टॉप शॉर्ट में लिख रहा हूँ +2 एंड -1, ये मार्किंग स्कीम है, ध्यान से समझना। इन ए पेपर ऑफ अ कॉलम मैच, ठीक है, प्रॉब्लम column A contains 6 questions and column B their answers randomly written. Each question has 1 correct answer, +2 for the correct and -1 for the wrong. Find number of ways. Find number of ways in which student performance is non-negative. ठीक है, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है मेंस के फॉर्म में, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई देखिए, अगर एक बच्चा 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 करेक्ट कर देता है तो उसके नंबर आ जाते हैं 12। तो परफॉर्मेंस नॉन नेगेटिव की केस को समझना, सोल्यूशन को केयरफुली कैसे मैं समझा रहा हूँ वो समझना। तो सोल्यूशन नॉन नेगेटिव, तो योर आंसर, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर में 6 करेक्ट कर ले वो, या फिर 5 करेक्ट करे 1 रॉन्ग करे, पॉसिबल है। अगर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो 5 करेक्ट कर चुका है, तो जो छठा होगा तो उसका आंसर ही होगा, तो वो तो केस ही नहीं आएगा। फिर अगला केस आएगा 4 करेक्ट कर ले 2 रॉन्ग कर ले, ये पॉसिबिलिटी है। अभी उसके मार्क्स हुए 8 में से 2 गए 6। ठीक है, फिर 3 करेक्ट कर ले 3 रॉन्ग कर ले, अभी उसकी मार्किंग है 6 - 3 3। फिर 2 करेक्ट कर ले 4 रॉन्ग कर ले, तो अभी उसकी मार्किंग है 2 दूनी 4 - 4 0। बस, अब अगर उसने 1 करेक्ट और 5 रॉन्ग किया तो उसका नंबर निगेटिव आ जाएगा। तो इतने केसेस में उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी? नॉन निगेटिव।
6 के 6 करेक्ट कर रहा है, एक ही तरीका 6 के 6 उठाए और सही सब सही कर दिए, सही करने का एक ही तरीका। 6 में से 4 उठा उसको करेक्ट कर दिया, और 2 रॉन्ग का इनकरेक्ट करने का एक ही तरीका है जो मैंने लिखा रखा है, 2 रॉन्ग। ठीक है, फिर 3 करेक्ट करने का, 6 में से 3 उठाया करेक्ट करने का एक ही तरीका, और 3 रॉन्ग करने के 2 तरीके होंगे जो मैंने अभी बताए। ठीक है, याद कर लोगे तो काम आएगा, वरना फॉर्मूला लगा लेना। फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बुक्स वगैरह में फॉर्मूला दिया हुआ, मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ फॉर्मूला लिखवा करके। 6 में से 2 उठाए करेक्ट करने का एक ही तरीका, 4 रॉन्ग करने के टोटल तरीके होते हैं 9। कैलकुलेट कर लेना, तो जो ये वैल्यू आएगी वो उसका आंसर होगा, एंड दैट वैल्यू शुड बी कम आउट टू बी 191। तो कितने तरीके होंगे, तो 191 वेज होंगे जिसमें वो अपने मार्क्स को नॉन नेगेटिव मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 छोटे से आर्टिकल है। एक ग्रिड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसमें, थ्योरी बता देता हूँ। ग्रिड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, ग्रिड प्रॉब्लम में क्या होता है कि बेसिकली जैसे मान ले क्वेश्चन इस टाइप से आता है, ठीक है। मान लो कोई यहाँ पे बैठा हुआ था इस कॉर्नर पे, उसको इस कॉर्नर में पहुंचना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसके पास 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल स्टेप है, और 1 2 3 वर्टिकल स्टेप है। ठीक है, अब वो इस रास्ते पे अगर चलेगा तो भी इस कॉर्नर में पहुंच जाएगा लीस्ट पॉसिबल पाथ से। ठीक है, जंप नहीं करना है, ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बीच में खाई है, तो या तो इस रास्ते को फॉलो करे, ऐसे 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 पहुंच जाए, एक ऑप्शन उसके पास, या फिर वो नाचता हुआ जाए, तो यहाँ से जाए फिर घूम जाए, फिर घूम जाए, फिर घूम जाए, फिर घूम जाए, फिर घूम जाओ, फिर यहाँ पहुंच जाए। अब जरा दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देखना। ऑरेंज वाले में देखना उसने 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल स्टेप चले और 1 2 3 वर्टिकल स्टेप चले। जिगजैग वाले में भी उसने 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल चले और 1 2 3 वर्टिकल चले। यानी कि उसको अगर ए कॉर्नर से बी कॉर्नर तक जाना था, उसको ए कॉर्नर से बी कॉर्नर तक जाना था, तो ए से बी तक जाने के लिए जो इसका जनरल फॉर्मूला डिराइव होता है, नंबर ऑफ वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो नंबर ऑफ वेज, उसको हम जनरलाइज कर देते हैं नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल्स टू, मान लो इसको मैं v वर्टिकल स्टेप लिख देता हूँ और h हॉरिजॉन्टल स्टेप लिख देता हूँ। ठीक है, कंफर्टेबिलिटी के लिए। तो जितने तरीके से वो v वर्टिकल और h हॉरिजॉन्टल को अरेंज कर पा रहा है अलाइक ऑब्जेक्ट्स को, उतने तरीके से वो वहां पहुंच जाएगा। तो दैट विल बी कम आउट टू बी v प्लस h का फैक्टोरियल अपॉन v फैक्टोरियल h फैक्टोरियल। तो बेसिक सा फॉर्मूला है, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। कंफर्टेबल है, सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, आसान से क्वेश्चन होते हैं, ट्राई कर लेना, हो जाएंगे। ठीक है, एंड द लास्ट आर्टिकल होपफुली that is the maximizing NCR। maximizing NCR इसका फॉर्मूला होता है, पता ही होगा, मतलब मैं लिख देता हूँ सीधे। NCR मैक्सिमम कब होता है, तो NCR मैक्सिमम होता है R इज इक्वल्स टू n/2 जब n इवन हो, और R इज इक्वल्स टू n-1/2 और n+1/2 जब n ऑड हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं कुछ क्वेश्चन जेईई मेंस के लेकर के आया हूँ। बहुत क्वेश्चन ला पाने की पॉसिबिलिटी नहीं थी, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि लैक ऑफ टाइम है अपने पास। फिर भी मैंने 5 क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक ठीक से हैं। ये लास्ट के जेईई मेंस ऑनलाइन के एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। कोशिश करेंगे अपन इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने सारी चीज़ें कवर कर ली या नहीं कर ली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा नहीं आपको क्वेश्चन से समझना है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है। कंसिडर 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज in a class. A team of 2 girls and 3 boys can be formed if there are 2 specific boys A and B refuses to serve member of the same team। एक टीम में A और B नहीं आने चाहिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 गर्ल्स थी और 7 बॉयज थे, हमको 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को लेना है, 7 बॉयज में से हमें 3 बॉयज को लेना है। कंडीशन ये है कि इस बॉय के साथ 2 बॉयज ऐसे थे कि A और B जो कभी साथ में काम नहीं कर सकते थे। तो अपन ने क्या किया, गर्ल्स के साथ कोई इशू नहीं था, तो 5C2 से गर्ल्स तो उठा ली। अब अपने को 7 बॉयज में से 3 बॉयज उठाने थे, तो 7 बॉयज में अगर अपन ने 3 बॉयज उठाए तो 7C3 तरीके होने चाहिए थे। इसमें वो केस भी आ गया जब मैंने A और B को साथ में उठा लिया होगा। तो हमने क्या किया, A और B वाला जो साथ वाला केस था जिसमें हमने A और B को साथ में ले रखा था, तो वो वाले केस को माइनस कर दिया। तो अगर मैं A B को ले चुका था, 7 बच्चे थे, बॉयज थे, A B को ले चुका हूँ, तो 5 बच्चे, लेने 3 थे, 2 ऑलरेडी ले चुका हूँ, एक और ले लूंगा, दैट विल बी कम आउट टू बी 5C1। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा उसका आंसर आएगा। ठीक है, come to the second question। natural numbers less than 7000 formed by the 0 1 3 7 9 repetition allow। नेचुरल नंबर की बात करें 7000 से छोटे तो 1 डिजिट का आएगा, 2 डिजिट का आएगा, 3 डिजिट का आएगा और 4 डिजिट का आएगा।
ठीक है। 1 डिजिट में रिपीटिशन अलाउ हुआ है तो 4 ही पॉसिबिलिटीज होंगी। 2 डिजिट में पहले प्लेस को फिल करने के 4 ऑप्शन, दूसरे प्लेस को फिल करने के 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, ऐड करते जाना इसको, ठीक है। एंड थर्ड के लास्ट केस ध्यान से देखना, 7000 से छोटे में 2 ही पॉसिबिलिटी आएगी, 1 और 3 की। यानी पहले प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास से 2 चॉइसेस हैं, 1 और 3, बाकी में रिपीटिशन अलाउ हुआ है तो 5 × 5 × 5 ऐड कर देना, जो आएगा वो इसके रिस्पेक्टिव आंसर होगा, ठीक है। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखना समझते हुए। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हम पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम 1 to 20 ऑन टू 1 to 20 सच दैट एफ के इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर के इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो पहली चीज़ तो के मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए, तो के की क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। के मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए हमें, तो जो के होगा इसी से आएगा, तो वो आ जाएगा 4, 8, 12, 16 और 20। सिमिलरली जो एफ के होगा वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तो एफ के अंदर जो पॉसिबिलिटीज आएंगी 3 का मल्टीपल वो इससे गिरेगा एफ के, तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा और 18 आएगा, ठीक है। बाकी के लिए कोई कंस्टेंट नहीं है और ऑन टू होना ही होना है, ठीक है। फंक्शन बनना ही बनना है, तो 20 एलिमेंट यहाँ है, 20 एलिमेंट यहाँ है, 20 फैक्टोरियल इज द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। क्या स्पेसिफिकेशन आ गया, मतलब इन 5 को तो इन्हीं 6 में से देना है, तो पहले वाले को पहले हम इन 5 को एडजस्ट कर देते, तो टोटल वेस्ट जो आ जाएंगे, टोटल वेस्ट TW पहले 4 के लिए 6 चॉइसेस हैं, 8 के लिए 5 बचेंगे, ऑन टू होना है। 5 के बाद इसके लिए 4 बचेंगे, 12 के लिए 4 चॉइसेस, 16 के लिए 3 चॉइसेस, तो 20 के लिए 2 चॉइसेस। ये तो हो गई कि इन 5 को मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। ऑन टू फंक्शन बनना था तो इन 5 के लिए तो मैंने एडजस्ट कर दिया। अब कहानी बचेगी रिमेनिंग 15 एलिमेंट यहाँ भी और बैठे हैं, फंक्शन बनाने के लिए इन 15 को और यूज़ करना है। और यहाँ पे कितने बचे होंगे, जब मैंने 5 यूज़ कर लिया तो कितने और बचे अपने पास, 15 और बचे हैं, तो उन 15 को उन 15 में अरेंज करने की कोई इशू नहीं आएगा, तो बन जाएगा 15 फैक्टोरियल। एंड योर आंसर शुड बी कम आउट टू बी 6 फैक्टोरियल इनटू 15 फैक्टोरियल। जो भी फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। उसे बोला है ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ फॉर्म बाई 1 1 2 2 2 2 3 4 4 टेकन ऑल एट ए टाइम, द नंबर ऑफ सच नंबर इन विच ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। देखो टोटल 9 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें जो इवन प्लेसेस होंगे ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इन 4 प्लेसेस से मुझे ऑड डिजिट्स को ऑक्यूपाई कराना है। ऑड डिजिट मेरे पास 1 1 और 3, 3 ऑड डिजिट को इन 4 प्लेसेस पे ऑक्यूपाई कराना है, ठीक है। रिपीटिशन अलाउ है, ध्यान रखना, मतलब वो परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट है। तो इन 4 प्लेसेस में से मैंने 3 प्लेस को सेलेक्ट किया, उसमें इन 3 डिजिट्स को बैठा दिया। इन 3 डिजिट्स को उन 3 प्लेसेस में बैठाने का तरीका होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। रिमेनिंग अपने पास बचेंगे 1 2 3 4 5 ये और एक जो इसकी बची होगी 6, और रिमेनिंग 6 लेटर्स अपने पास बैठे हुए हैं, तो 6 फैक्टोरियल जिसमें 4 2 हैं और 2 4 हैं, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट वाला आर्टिकल है ये, ठीक है। कम टू द लास्ट क्वेश्चन। Number of ways of choosing 10 objects out of 31 objects of which 10 are identical and remaining 21 distinct, ठीक है। 31 ऑब्जेक्ट थे जिसमें 10 अलाइक थे और 21 डिफरेंट थे, और हमें इसमें 10 ऑब्जेक्ट उठाने हैं। तो अपने पास चॉइस थी कि मैं 21 डिफरेंट में से 10 उठा लूँ, कोई अलाइक ना उठाऊँ। ना उठाने का एक तरीका, परमुटेशन ना, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। 21 डिफरेंट थे तो 21 डिफरेंट में से 9 उठा लूँ और एक अलाइक उठा लूँ। एक अलाइक उठाने का भी एक ही तरीका है, ऐसे करते जाएंगे। और 21 डिफरेंट में से कुछ ना उठाऊँ, 10 के 10 अलाइक उठा लूँ, ठीक है। बाइनोमियल के एप्लीकेशन से ये सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा हुआ है 21C0 से 21C20 विच इज नथिंग एल्स 2 की पावर 21/2। आंसर आ जाएगा 2 की पावर 20। ये बाइनोमियल का पार्ट है, उम्मीद करूंगा आता होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से अपन ने पीएनसी के अंदर होपफुली मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी। टाइम की बहुत कमी थी, मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करी, फिर भी मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। होपफुली आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस पे प्रोसीड करेंगे। मेरा सजेशन हमेशा आपसे रहता है कि आप प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करें। तो मैंने आपको थ्योरी का पूरा पार्ट कराते हुए मिनिमम क्वेश्चंस के थ्रू, मिनिमम थ्योरी के थ्रू क्वेश्चंस के इलस्ट्रेशन, जेई के क्वेश्चन भी दिखा दिए मैंने आपको। तो होपफुली ये आपके हेल्पफुल होगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।